एनालिसिस क्या है आप लोगों का, कितनी सीटें आप लोग निकाल रहे हैं? मैं ना सेफोलॉजिस्ट हूं ना एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे नहीं लगता हम कितनी सीटें निकालेंगे, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि हम मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम मजबूती से लड़ रहे हैं और दिल्ली के चुनाव परिणाम लोगों को चौंकाएंगे। और इसीलिए आपको ओपिनियन पोल्स नहीं नजर आ रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो 10-15 ओपिनियन पोल आ गए होते। इसीलिए आपको आकलन नहीं नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली की जनता साइलेंट है। दिल्ली की जनता कभी कभी जो कैमरे पर बोलती है वो ध्यान से सुनिए, वो कह रही है। मैंने तो जितने भी, जिसको आप लोग हमारी लैंग्वेज में जो मीडिया में होती है वॉक्स पॉप्स, जो आम जनता कैमरे पर कह रही है वो क्या कह रही है? वो कह रही है 10 साल में सड़कें टूट गई, 10 साल में कूड़ा भरा हुआ है, 10 साल में नालियां बजबजा रही हैं, 10 साल में स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया। और ये आंकड़े भी बता रहे हैं 8,000 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में पद खाली हैं। 16 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जहां पर आईसीयू ऑपरेशनल ही नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एमआरआई सीटी की मशीनें नहीं चल रही हैं। तो आप देखिए, एक हवाई आप एक प्रचार प्रसार के लिए चकाचौंध बनाते रहिए। इंडिया शाइनिंग एक कैंपेन था, वैसे दिल्ली शाइनिंग आपने कैंपेन बना लिया, लेकिन क्या वाकई दिल्ली में चकाचौंध है? और ये देश की जनता और दिल्ली की जनता बता रही है नहीं है। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी ये कि हमारा कोई पोस्ट, हमारा कोई डिस्कशन चल रहा है, जिस तरह के हम एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे, डिस्कशन चल रहा होता तो नहीं लगा पाते। मैं तो बहुत मुखर होकर बोल रही हूँ, राहुल जी बोले, और राहुल जी ने तो ये भी कहा कि आपने वादा खिलाफी करी है, आपने पेरिस बनाने को कहा था, ये बना दिया आपने दिल्ली को। तो मुझे लगता है कि देश काल परिस्थिति देखकर आपको राजनीति में साइड चुननी पड़ती है, और हमने बिल्कुल सही काम किया दिल्ली में अकेले चुनाव लड़कर, क्योंकि ये हमारी जमीन है और हम इसको दिल्ली में वापस ले वैसे सकते तो हैं। अब सत्ता में तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपना ज्यादा बड़ा चैलेंज किसको मान रही है अभी दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली में सत्ता में कौन है अभी? दिल्ली में सत्ता में अरविंद केजरीवाल है। तो हम, मुझे लगता है हमारी लड़ाई उन्हीं से है। शेयर था, वो वोट शेयर आपको ट्रांसफर हुआ बीते कुछ साल, बिल्कुल हुआ। अब उस वोट शेयर को वो हमारी जमीन पर तो खड़े हुए ना, ट्रांसफर क्या हुआ? हमारी पूरी जमीन पर वो खड़े हुए। आपके बहुत सारे नेता ऐसे हैं और जो मुझे आपके केजरीवाल जी के साथ जाने को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिल्ली के नेताओं को, हमारी दिल्ली की लीडरशिप को हमेशा लगता था कि ये हमारी जमीन है और हम आपके साथ जाकर अपनी जमीन को खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर, या दिल्ली की चुनावी रणनीति जब हमने बनाई तो हमने असेस किया दिल्ली के लोगों के मन में क्या है। मुझे लगता है हमने सही निर्णय लिया। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि आपकी लड़ाई आप आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से? हमारी लड़ाई दोनों से है, लेकिन असलियत यह भी है कि 11 साल से सत्ता में आम आदमी पार्टी है, तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल इसलिए बीजेपी से भी पूछे जाएंगे क्योंकि आधी सत्ता तो आप भी चला रहे हैं। पुलिस आपके पास है, प्रशासन उनके पास है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहां पर मिलकर बहुत कुछ करती है, डीडी आपके पास है, बाकी उनके पास है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर अगर दोनों चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। एक और चीज मैं कहूंगी 10 सेकेंड में, एक बड़ी रोचक चीज मैं देख रही हूं इस इलेक्शन में। जब दिल्ली की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे से उलझने लगेंगे, क्योंकि वो मुद्दा ही बहक जाए। फिर वो मुद्दा सिक्योरिटी पे चला जाएगा, फिर वो मुद्दा गालियों पर चला जाएगा, फिर वो मुद्दा अजीब सी कैंपेन पे चला जाएगा। मुझे लगता है कि इससे किसका भला हो रहा है? नहीं, ये बात हम भी कई बार अपने कार्यक्रम में उठाते हैं कि जो पॉलिटिक्स में ये बिटरनेस आ गई और जो कड़वाहट आ गई, नेवर सीन बिफोर है, और ये अगर यहाँ से आगे ही जा रही है, बिटरनेस से ज्यादा एनिमोसिटी है। आप सामने वाला आपका दुश्मन नहीं है, सामने वाला आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है। मैं और आप दूसरी विचार, और मैं अभी भी मानती हूं, मैं जब बीजेपी के साथ डिबेट कर, मेरी कोई नरेंद्र मोदी से खेत बेड़ का झगड़ा थोड़ी है कि हम एक खेत के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमारी एक विचारधारा की लड़ाई है। आप उस विचारधारा को प्रोपोगेट करते हैं जो इस देश के संविधान को नहीं मानती है, जो उसको खत्म करना चाहती है। हम उस दूसरी विचारधारा, बट आई थिंक वो लाइंस बिल्कुल ब्लर हो गई हैं अब। इसीलिए मैं कह रही थी आपसे, जब हम मीडिया की बात कर रहे थे, कि अगर आप कैंपेन भी देखिए बीजेपी और आपका, जिस तरह की कैंपेन वो लोग कर रहे हैं, आई थिंक इट इज, ये तो सरोगेट भी नहीं करते हैं। जो आप शैडो हैंडल्स भी कुछ पार्टीज चलाती हैं वो भी नहीं करती जो ऑफिशियल हैंडल से हो रहा है। मुझे लगता है दैट इज इट्स अनकॉल्ड फॉर। दिल्ली के चुनाव में वो कहते हैं ना, दुश्मनी इतनी करो कि अगर कभी दोस्ती हो तो आप आंख मिला सके। बिल्कुल। दिल्ली के चुनाव में जब एक एम फैक्टर की हम बात करते हैं, एम फैक्टर वो नहीं जो मतलब अमूमन जो लोगों के जहन में होता है, लेकिन यहाँ पर मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, और दूसरा फ्रीबीज, मुफ्त की योजनाएं। तो ये दो जो अहम फैक्टर्स हैं, क्या वो इस बार दिल्ली के चुनाव की दशा दिशा तय करेंगे, रिजल्ट्स को तय करेंगे? मीनाक्षी जी, मैं अपने प्रीवियस अवतार में एक बिजनेस जर्नलिस्ट थी, और बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते लोग समझेंगे कि मैं बिल्कुल फ्रीबीज के खिलाफ, मैं तब भी इस पर ऑब्जेक्ट करती थी, आज भी करती हूं। कौन डिसाइड करता है क्या फ्रीबी है? अगर गरीब के लिए, अगर कमजोर के लिए, अगर किसी महिला के लिए कुछ किया जाए तो वो फ्रीबीज है। लेकिन अगर 16 लाख 17 लाख करोड़ आप पूंजीपतियों के माफ करिए तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं।
आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। 16 लाख करोड़ माफ करना और 2-2.5 रुपए देने में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़ी बहुत इकोनॉमिक समझ रखते हैं, और इसका हमने बहुत बड़ा जिसका परिणाम होता है वो कर्नाटक में देखा। एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप उसको खर्च करिएगा तो जिन चीजों को आप खरीद रही हैं वो कंपनियां वो चीजें और बनाएंगी, चाहे जूते हो, चप्पल हो, कपड़े हो, खाने की चीजें हो। कंपनी और बनाएंगी तो और बनाने के लिए वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको ज्यादा लोग चाहिए होंगे तो ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो ये एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी है जो टूट गई है। आज लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं है, और इसके दो बड़े उदाहरण हैं। एक बड़ा उदाहरण है कि आज लोग आपसे कह रहे हैं, कंपनीज अपने रिजल्ट्स में कह रही हैं छोटे सैशे ज्यादा बिकने लगे हैं, कन्वीनियंस से नहीं, क्योंकि लोगों के पावर परचेजिंग पावर नहीं है। तो जब जो पार्ले जी का बड़ा वाला पैकेट था वो अब 2 रुपए में आने लगा है, जो भुजिया का पैकेट बड़ा आता था वो अब 5 रुपए का पैकेट आने लगा है। ज्यादा छोटे सैशे बिकने, लोगों के पास पैसा नहीं है। और जीडीपी डेटा उठा के देख लीजिए, उपभोग जो ऑलमोस्ट 2/3 इकोनॉमी का हिस्सा है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो ये वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी तब बनेगी जब आप लोगों के हाथ में पैसा डालिएगा। और हमें इसमें कोई संशय नहीं है कि जब हमने कर्नाटका में ये किया तो हमने लाइव एग्जांपल्स देखे। महिलाओं ने पैसा जमा करके, किसी ने पोल्ट्री फार्म खोला, किसी ने रेफ्रिजरेटर खरीदा, किसी ने बोरवेल कराया, किसी ने बहुत सारी चीजें, किसी ने राइस मिल लगवाई। ये हमने देखा। महिलाओं की समृद्धि और उनका सशक्तिकरण कहीं पर मिला हुआ है, वो अलग नहीं है। पुरुषों के लिए वो अलग चीज है, महिलाओं के लिए वो एक है, क्योंकि वो जो पैसा उसके पास आता है वो उसका पैसा है। और अमूमन ये देखा गया कि परिवार में महिलाएं अपने पैसे से चाट पकौड़ी या अन्य चीजें नहीं करती हैं, वो उस पैसे को बचाती हैं और परिवार में लगाती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो फ्री बीज कहा जाता है ये एक तो टोटली गलत नॉमेनक्लेचर है, ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है ये लोगों का पैसा है, ना बीजेपी अपने घर से ला रही है, ना कांग्रेस लाएगी, ना आम आदमी पार्टी ला रही है। ये लोगों का पैसा है, लोगों तक जाना चाहिए।